इन गांव वालों के अंधविश्वास का भी हद है। हर चीज में बस इन सभी को कहानियां बनानी होती हैं। अरे नदी के उस पार चांदी का महल खड़ा हुआ है, लेकिन मन गढ़ंत बातों के आगे इन सभी को फायदा दिखाई नहीं देता। मैं तो सभी की नजर से बचकर पुल से नहीं, नदी में नाव चलाकर दूसरे किनारे पर जा रहा हूँ। रातों रात में उस चांदी के महल से इतनी चांदी ले आऊंगा कि ये गांव वाले पछताएंगे। रितेश ऐसे ही बोलते हुए नाव से नदी को पार कर नदी के उस पार जाने लगा। वो नदी के दूसरे किनारे सिर्फ चांदी के महल के लालच में जा रहा था। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो नदी के एक किनारे बसा हुआ था। बीच से नदी बहती थी और नदी के उस पार किसी का घर नहीं था, बस एक चांदी का महल था, जिसको लेकर गांव वालों का मानना था कि वो महल भूतिया है। चांदी का महल हर रात हीरे की तरह चमकता था और उसकी सुंदरता लोगों का मन मोह लेती थी। वैसे तो नदी के उस पार जाने को एक पुल बना हुआ था, लेकिन कोई नदी के उस पार जाता नहीं था। आज रितेश नाम का एक आदमी चांदी के स्वार्थ में नदी के उस पार नाव से जा रहा था। लो जी, आ गया मैं नदी के इस पार। हाय हाय, चांदी कैसी चमक रही है। आज तो यहाँ से मैं अमीर बनकर ही जाऊंगा। रितेश ऐसे बोलकर चांदी के महल की राह निकल गया। चांदनी रात थी, ऐसे में चांदी के महल की चमक अपनी सीमा पर थी, लेकिन उस खूबसूरती में भी किसी अनहोनी के होने का एहसास था। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पीछे कोई हो। शायद मेरा वहम होगा, या अगर यहाँ पर सच में कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अच्छा सोचूंगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। रितेश ऐसे ही खुद को समझाते हुए आगे बढ़ता गया। जहाँ नदी के उस पार एक खूबसूरत गांव था, वहीं नदी के इस पार की जमीन भी बेरौनक थी। पेड़ों पर उल्लू और चमगादड़ जैसी भयानक जीव ही वहां दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतनी पर भी रितेश लौटा नहीं। वो चलता गया और चलते चलते वो महल के लॉन दरवाजे पर पहुंचा। महल के लॉन की दीवारें और बाहर का बड़ा दरवाजा भी चांदी का था। चांदी, कितनी सारी चांदी। अरे ये तो खुद ही खुल गया। मुझे अंदर जाना चाहिए। हाँ, चला ही जाता हूँ। बाहर इतनी चांदी है तो सोचो अंदर कितनी चांदी होगी। रितेश के दिमाग को मानो स्वार्थ ने काबू कर लिया था। वो स्वार्थ में बहकर अंदर गया। अंदर जाते ही गार्डन का दरवाजा बंद हो गया और रितेश महल के मेन डोर पर पहुंचा। ये भगवान, इतना बड़ा चांदी का दरवाजा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इसे बेच दिया तो मैं लखपति हो जाऊंगा। ये भी खुद ही खुल गया। अंदर की दीवारें भी चांदी की हैं। अंदर तो खून है। अंदर नहीं चलेंगे ओ अंकल। भूत। कहाँ भाग रहा है? यहाँ तक आने के बाद कोई हमारे घर से जिंदा वापस नहीं जाता। माँ, बाबा, सुमित जी, आ जाइए, देखिए तो एक बलि का बकरा आया है। रितेश ने भागने के लिए जैसे ही पीछे कदम बढ़ाए तो पीछे एक चुड़ैल थी जो पूरी की पूरी चांदी से लदी पड़ी थी। रितेश उस चुड़ैल को देखकर बस एक ही जगह डर के मारे जम गया। चुड़ैल ने आवाज देकर बाकी भूतिया सदस्यों को भी बाहर बुला लिया और इसकी नीयत में खोट है माँ बाबा। ये भी उन दरिंदों की तरह ही हमारे चांदी के महल पर बुरी नजर रख कर आया है। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं होता बहू, मार डाल इसको। शारदा के बोलने पर अंजलि ने रितेश के पेट में अपने पैने नाखून मारे, जिसके बाद अखिलेश, सुमित और तुषार ने उसकी आंखें और बाजू को शरीर से अलग कर दिया और रितेश को बेरहमी से मारकर खून से लथपथ उसका शरीर अपने महल में सबसे ऊपर लटका दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने सूरज की पहली किरण फूटते ही रितेश की मौत का भयानक मंजर देखा तो देखने वालों की रूह कांप उठी और सभी चांदी के महल के ऊपर बातें बनाने लगे। बहन, देख रही हो कैसे कई मंजिल ऊपर लाश लटकी हुई है। लाश से खून भी बह रहा है। पहचानने में ही नहीं आता कि अब ये मनहूस चांदी का घर न जाने किस मासूम को खा गया है। तू नहीं जानती, ये रितेश भाई हैं। सुना है कल चांदी के महल की चमक ने इनको लालच दे दिया। चांदी लेने गए और जान से हाथ धो बैठे। घर में जवान बेटी है और इनकी पत्नी है। एक मातम मचा पड़ा है। हाय, ये लालच सच में बुरी बला है। रितेश भाई को चलो अपना नहीं लेकिन अपने परिवार का भी ख्याल नहीं आया। लालच अपनी जान से भी ज्यादा हो गया इनके लिए। याद नहीं वो पहली मौत जिसने इस पूरे गांव को हिला दिया था? उसका कैसे भूल सकते हैं। उस दिन के बाद तो मैंने अपने पति और बच्चों को कभी भी नदी के उस पार महल के पास भटकने नहीं दिया। भगवान जाने इसमें भूत है या लुटेरे, लेकिन जो भी हो समझो मौत का रूप है। सबसे पहले हादसा तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। पूरे गांव में बस रितेश की मौत पर ही बातें हो रही थी। ऐसे ही बोलते हुए दोनों औरतें चांदी के महल में हुई पहली मौत को याद करने लगी। राज, रोहन
जब इस गांव के लोग मना कर रहे हैं कि नदी के उस पार चांदी के महल के पास मत जाना, उसमें रहने वाले लोग बहुत खराब हैं, तो फिर तुम्हें क्यों वहीं पर ही जाना है? महिमा, वो लोग बेशक खराब होंगे, लेकिन इन गांव वालों के लिए हो भी तो सकता है कि ये लोग भी उनके साथ खराब ही बर्ताव करते हो। मुझे तो वो चांदी का महल देखते ही पसंद आ गया। कल रात उसकी चमक देखी थी तुमने? मन तो कर रहा था कि रात को ही वहां जाऊं, लेकिन वहां के लोग सो न गए हों, बस इस वजह से मैं रुक गया। लेकिन आज शाम के वक्त हम वहां जरूर चलेंगे। हाँ, और वैसे भी हम इस गांव को एक्सप्लोर ही तो करने आए हैं। मैं उस चांदी के महल का ब्लॉग बनाऊंगा, फिर देखना मेरे ब्लॉग पर कितने सारे लाइक्स आएंगे। महिमा, रोहित और राज तीनों शहरी लोग थे जो गांव में बस ऐसे घूमने आए थे। उन तीनों ने भी नदी के उस पार का चांदी का महल देख लिया था, जिसको देखकर उनका वहां जाने का दिल करने लगा। और आगे होने वाले हादसे से बेखबर तीनों दोस्त रात में नदी के उस पार चांदी के महल में जाने लगे। अरे रुको, तुम तीनों तो वही हो ना, शायद जो शहर से आए हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग उस चांदी के महल को देखने जा रहे हैं। अरे मत जाओ रे भाया, वहां पर क्यों जा रहे हो? वैसे ही वहां बहुत खराब लोग रहते हैं, तुम लोग अपना मूड ही खराब करोगे जाकर बस। वही तो अंकल जी, मैं तो इनसे मना कर रही हूँ, लेकिन यही लोग हैं, इन्हें मेरी सुननी ही नहीं है। अंकल, भले ही वो मुझसे या हम तीनों से उल्टे बोल जाएं, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे वो घर देखना है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी भाया। वो आदमी ऐसे बोलता हुआ चला गया। तीनों शहरी दोस्त पुल की मदद से नदी के उस पार आ गए, जहाँ चांदी का महल बना हुआ था, और नदी के उस पार की जमीन पर चलने लगे। चलते चलते जैसे ही वो महल के फर्स्ट डोर पर पहुंचे, तब वो खुद ही खुल गया। राज, रोहित, ये दरवाजा खुद कैसे खुल गया? मुझे तो डर लग रहा है, चलो लौट चलते हैं। ओहो महिमा, तू शहर की लड़की होने के बाद भी कैसी बातें कर रही है? ये दरवाजा ऑटोमेटिक होगा ना, इस वजह से खुल गया। और कौन सा यहाँ भूत भूत है? चल मुझे ब्लॉग शूट करने दे। रोहित ने ऐसे बोलकर महिमा को पीछे कर दिया और खुद आगे आ गया। बीच में रोहित, सबसे आगे राज और पीछे महिमा चल रही थी। तीनों के अंदर जाते ही लोन का दरवाजा खुद ही बंद हो गया और महल का मेन डोर खुल गया। ये ऑटोमेटिक डोर तो शहर के दरवाजों से भी अच्छे हैं। एक मिनट, मुझे अचानक से अजीब सा क्यों लग रहा है? राज ने जैसे ही दरवाजे से अंदर देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। सारे महल में अंदर अंधेरा था। जैसे ही रोहित ने अपना टॉर्च जलाया तो सामने ही पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखाई दी। लाश? यहाँ तो लाश है। रोहित, राज, मैं तुमसे यहाँ आने को मना कर रही थी, अब जल्दी चलो। तीनों दोस्त बुरी तरह से डर गए और पीछे वापस जाने को भागे, लेकिन इतने में दरवाजा बंद हो गया। तीनों दोस्त महल के गुप्त अंधेरे में बंद थे कि तभी उन्हें जीने से लालटेन लेकर उतरती हुई एक आकृति दिखाई दी, जो उनकी ही तरफ को आ रही थी। कौन है ये? पहले वो आकृति धीरे धीरे आई, लेकिन फिर तेजी से उनके पास आ गई। डर लग रहा है, क्यों आए हो यहाँ? हमारे चांदी के महल को देखकर तुम लोग गलत इरादे से आए हो ना? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। अखिलेश ने ऐसे बोलकर राज के पेट में अपने नाखून घुसा दिए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। राज को देखकर अभी रोहित और महिमा डर ही रहे थे कि अंजलि ने महिमा का हाथ पकड़ा और वो उसे महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले आई और उसकी छत से उसे धक्का मारकर गिरा दिया। जो भी मेरे महल में आएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। अंजलि ने महिमा की जान ले ली, तो वहीं रोहित को भी सुमित, तुषार और शारदा ने मिलकर मार डाला और उन तीनों की लाश को महल में सबसे ऊपर टांग दिया। वो इस महल की ली हुई सबसे बेरहम जाने थी। बेचारे तीनों न जाने किस परिवार के बच्चे होंगे, एक ही साथ चल बसे। रितेश की लाश को देखकर सभी को महल का पहला हादसा याद आ रहा था। सारे दिन गांव में दहशत का ही माहौल रहा और हर एक होती हुई मौत से गांव के लोगों को सीख भी मिल रही थी कि वो उस महल के पास ना जाएं। अब रितेश की मौत हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। रितेश की मौत की दहशत और जिक्र दोनों ही अब कम हो चुके थे और साथ ही इस बीच कोई और हादसा भी चांदी के महल से रिलेटेड नहीं हुआ था। सभी लोग खुशी थे कि आज के दिन सुहानी नाम की एक लड़की नदी के किनारे की जमीन पर अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी। रॉकी, ये लो, इसे कैच करो। गुड बॉय, अब ये लो। सुहानी ने इस बार जैसे ही रॉकी को बॉल दिया तो वो बॉल नदी के उस पार जाने वाले पुल पर चला गया और पुल से फुदकते हुए वो नदी के उस पार की जमीन पर आ गया, जिसके पीछे पीछे रॉकी भी भागा। अरे रॉकी, रॉकी रुको, वहां मत जाओ। रॉकी पुल से उस पार आ गया और उस पार आकर भी बॉल के पीछे पीछे महल की तरफ को ही जाने लगा। कुत्ता, आजा कुत्ते, मेरे पीछे, तुझे तो महल ले जाकर ही मारूंगा।
रॉकी, रॉकी वहां मत जाओ रॉकी। रॉकी को भूतिया परिवार का बच्चा तुषार दिखाई ना देते हुए अपने महल की तरफ लेकर जा रहा था, जिसमें कि वो कामयाब भी रहा। वो ऐसे ही रॉकी को फंसाकर महल के गार्डन में ले आया, जहां जाकर उसने बॉल जमीन पर छोड़ दी। पीछे से सुहानी भी आ गई और महल के गार्डन का दरवाजा बंद हो गया। रॉकी, ऐसे भागते नहीं। अरे ये मैं कहाँ हूँ? चांदी का महल? क्या मैं चांदी के महल की जमीन पर आ गई? हाँ, तू चांदी के महल की जमीन पर ही है। और अब तुझे पता है ना कि यहाँ से तो और तेरा कुत्ता कहाँ जाओगे। ज्यादा मत भौंक कुत्ते, नहीं तो तुझे बीच से फोड़कर महल की दीवारों पर लटकाऊंगी। हमें जाने दो चुड़ैल, हम यहाँ अपनी मर्जी से या किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। गलती की माफी तो भगवान देता है, तू नहीं जानती शैतान क्या देता है। अंजलि ने ऐसे बोलकर सुहानी का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। जब रॉकी ने ये मंजर देखा तो वो अंजलि पर झपट गया। ए कुत्ते, हट हट मेरे ऊपर से। कुत्ते, चल अब मैं तुझे तेरी सही जगह भेजती हूँ। शारदा ने ऐसे बोलकर रॉकी के पेट में वार किया, जिससे कि वो वहीं मर गया। रॉकी! बहुत रॉकी का दुख है ना तुझे। चल, तुझे भी तेरे रॉकी के पास ही भेजते हैं। अखिलेश ने ऐसे बोलकर अंजलि को सुहानी को मारने का इशारा दिया और अंजलि ने सुहानी की गर्दन तोड़ दी। इस 2 लाशों को भी महल के सबसे ऊपर ही लटकाया गया। अभी 1 महीना होते होते लोग रितेश के हादसे को भूल ही रहे थे, जो आज उन्हें सुहानी की लाश लटकी हुई दिखाई दे गई। माँ, देखो महल के ऊपर कुछ है। कुछ नहीं होगा। हे भगवान, एक और लाश। जिसने भी वो लाश देखी सभी का दिल दहल गया और तब गांव वाले आपस में इकट्ठा हुए। अब तो हद हो गई बहनों और भाइयों, ये भूतिया चांदी महल तो बस जाने लेने पर ही है। जब जब लगता है कि अब सब ठीक है, तभी इस पर किसी न किसी की लाश लहराती दिख जाती है। अब हम और ऐसे चुप नहीं रहेंगे। आखिर कब तक हम इसको अपने लोगों की जान लेने देंगे? चलो हम मिलकर पहाड़ों में रहने वाली ज्ञानी बाबा के पास चलते हैं, वो जरूर हमें इस सब का कोई हल बता ही देंगे। हाँ बहनों और भाइयों, चलो चलते हैं। इस चांदी के मनहूस महल ने मेरी जवान बेटी की जान ले ली, मैं अब शांत नहीं रहूंगी। गांव में जज्बाती माहौल था, जिसके जज्बातों में बहकर सभी गांव वाले ज्ञानी बाबा के पास आने को निकल गए। ज्ञानी बाबा गांव से कुछ दूरी पर थे। वहां पहुंचकर गांव के लोगों ने अपनी परेशानी बाबा को बताई। गांव वालों, तुमने अपनी परेशानी तो मुझे बता दी, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वहां ऐसा क्या है। अगर वहां कोई भूत या साया है तो वो ऐसा कर क्यों रहा है? ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में कभी आए हैं? कभी इन्हें भी जानने की कोशिश की है तुम लोगों ने? बाबा की बात सुनकर सभी गांव के लोग शांत हो गए और उनके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर भीड़ में से एक आदमी बोला, बाबा जी, आप तो ज्ञानी हैं, बताइए कि आखिर इस महल में ऐसा क्या है जो लोगों की जान ले रहा है? बताता हूँ बच्चा, इसके लिए तुम्हें उस महल के शुरुआती दिनों में जाना होगा। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ा, आलीशान और अच्छा महल है मेरा। इन गरीब गांव वालों के बीच में मेरे पति ने चांदी का महल बनवाया है। जानती हूँ देखकर सारे मुझसे जल गए होंगे, लेकिन क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी खास कि मेरे लिए संगमरमर का नहीं, मेरे पति ने तो चांदी का महल ही बनवा डाला। अंजलि बेटा, देख बाहर नदी के उस पार से गांव वाले आए हैं, चल मेरे साथ नीचे आ जा। इन गांव वालों को मुझसे क्या काम है? बोलो क्यों आए हो? हमारे गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मस्का मत लगाओ, ये बताओ कि काम क्या है? बहन, ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? तुम लोगों को और किसे? अब जल्दी से बताओ कि क्यों आई हो सारी की सारी, मेरे चांदी के महल के दीदार करने या कुछ चुराने? बहन, हम लोग गरीब हैं तो तुम हमारे चरित्र पर आ जाओगी। चाहे गरीब है लेकिन अपना कमा कर खाते हैं, समझी? तुम्हारे तो तेवर ही अलग है। चलो बहन। सारी गांव की औरतें अंजलि से मुंह फेर कर चली गईं। अंजलि की आदत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। उसने नदी के उस पार महल भी इसीलिए बनवाया था ताकि उसे गांव के लोगों से दूरी मिल जाए। अंजलि की इस खराब आदत का वाकया सारे गांव में मशहूर हो गया, जिसके बाद कभी कोई अंजलि की चौखट पर जाकर नहीं झांका। कुछ दिन तक तो अंजलि की जिंदगी चांदी के महल में खुशहाल रही। वो हर वक्त अपने चांदी के जेवरात में लदी रहती थी और बस इसी फितूर में डूबी रहती कि वो चांदी के महल की मालकिन है। लेकिन अब कुछ दिन बदल रहे थे। अंजलि का पति सुमित महीने भर से बीमार था। शारदा और अंजलि, सुमित की हालत तो दिन पर दिन बिगड़ ही रही है। मुझे तो डर है कि इसे कोई लाइलाज बीमारी ने न पकड़ लिया हो। जल्दी कुछ सोचो कि इसे कहाँ लेकर जाना है। सुमित ही हमारे घर का इकलौता कमाने वाला है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सभी तरफ टेंशन का माहौल था। माँ, बाबा तो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे, बस उंगली हिला रहे हैं। आप चलो। हे भगवान, एक ही दम से किस कमबख्त की नजर लग गई मेरे हंसते खेलते परिवार को।
अंजलि ऐसे ही बोलते हुए अपने सास ससुर के साथ सुमित के कमरे तक ही जा रही थी कि तभी रास्ते में ही उन पर 3 गुंडों ने बंदूक तान दी। बॉस देखा मैंने, बोला था ना कि घर वाला इकलौता मर्द मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है, हम आसानी से इन्हें लूट सकते हैं। कौन हो तुम लोग, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। जा रहे हैं अम्मा जी, लेकिन ऐसे नहीं। ठाकुर ने ऐसे बोलकर सबसे पहले शारदा को गोली मारी। माजी! शारदा मेरी पत्नी। ये बुढ़िया तो 2-4 साल बाद अपने आप से ही निकल ही जाती, इसके लिए रो रहे हो? ये ले बुढ़े, तू भी अपनी बीवी के पास जा। बिल्लू ने ऐसे बोलकर अखिलेश को भी शूट किया, जिसके बाद उन्होंने बंदूक तुषार पर तानी। नहीं चाहे तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो मेरे बच्चे को। बच्चे को न मारे तो दे, फिर कर दे हमें माला माल। ठाकुर के बोलने पर अंजलि उन सभी को अपनी तिजोरी के पास ले गई, जिसके बाद उसने उन सभी को अपने सारे पैसे और चांदी के जेवर दे दिए। लेकिन उन दरिंदों ने सब लेकर भी एक माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे को भी मार दिया। नहीं तुषार, मेरा बच्चा, झूठे मक्कारो, तुमने तो मेरे बेटे को ना मारने का वादा किया था। ऐसा कोई वादा नहीं जो हम निभाए, वैसे तू चिंता न कर, तू भी मरेगी। गब्बर ने ऐसे बोलकर अंजलि को भी शूट कर दिया। बीमार सुमित को भी उन लोगों ने नहीं बख्शा। सभी की जान लेने के बाद तीनों गुंडे उनके घर का सामान लूट ही रहे थे, तभी तड़पती हुई आत्माओं ने काल का रूप ले लिया। पूरा परिवार भूतिया बनकर वापस लौट आया और तुम तीनों ने मेरी आंखों के सामने मेरे फूल जैसे बच्चे को मार दिया, वो भी एक माँ से वादा करके कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगा था जिंदगी यहाँ खत्म हो जाती है, अब तुम सभी मरोगे। अंजलि की तड़पती हुई ममता चुड़ैल बनकर और भी खौफनाक हो गई थी। अंजलि ने ऐसे बोलकर एक ही झटके में उन तीनों गुंडों को मौत के घाट पहुंचा दिया। और उस दिन से लेकर अब जब भी कोई महल में गलती से भी पहुंचता तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता था। तो उस महल में हो रहे हादसों के पीछे ये कहानी है। उस महल में कोई एक प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि पूरा भूतिया परिवार रहता है, जिसकी अकाल मौत हुई थी। बाबा, हमें तो यही लगता था कि हो न हो इन हादसों के पीछे कोई काली शक्ति ही मौजूद है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो ना बाबा जी, हम आपसे इसी को तो निवारण मांगने आए हैं। बाबा, नदी के उस पार उस चांदी के महल से उन आत्माओं को मुक्त कर दो ना। बच्चा, ये सब उतना आसान नहीं जितना कि तुम लोग समझ रहे हो। अगर कोई एक आत्मा होती तो फिर भी मैं उसे काबू कर सकता था, लेकिन ये तो पूरा परिवार है। एक इंसानी परिवार जब एक होता है तो उसकी ताकत जानते हो कितनी होती है। सोचो, जब प्रेत आत्माएं साथ हों तो वो कितनी शक्तिशाली हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करें बाबा जी? इसका बस एक ही समाधान है, और वो है आत्माओं की घेराबंदी। मैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए महल को जादुई भभूत से घेरा बंद कर दूंगा, जिसकी वजह से वो आत्माएं अपने महल से बाहर नहीं आ पाएंगी और न किसी इंसान या जानवर को फंसा पाएंगी। अब तुम लोगों को भी एक कुर्बानी देनी होगी, और वो ये कि तुम अपने मन को कितना मजबूत कर सकते हो। चाहे जो हो, उस महल की चमक पर मोहना नहीं, उससे दूर रहना। देखना, सब सही होगा। बाबा की बात सुनकर सभी गांव वाले लौट आए। अगले ही दिन बाबा जी ने पूरे चांदी के महल को जादुई भभूत से घेराबंदी कर दी, जिसके बाद भूतिया परिवार का अदृश्य होकर बाहर निकलना बंद हो गया। अब वो सभी अपने महल में ही रहते थे और गांव वाले भी उनके छलावे और बहकावों में अब नहीं आते थे। लेकिन अगर लालच में आकर या गलती से भी कोई उस घेराबंदी को पार करके महल में जाता है तो उसकी लाश को आज भी ऊपर ही लटका हुआ देखा जाता है।